हेलो एवरीवन। आज है 5 जनवरी 2023 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ का एनालाइज करना। तो पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग टर्न अराउंड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है फ्रॉम ₹85,000 crore लॉस इन 2017 टू ₹1 lakh crore ऑफ प्रॉफिट। हाँ, 1 ट्रिलियन, दैट इज 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 लाख करोड़ को बोलते हैं 1 ट्रिलियन। तो 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5 जीरोज होते हैं। और 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं? 7 जीरोज होते हैं 1 करोड़ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 17 में अगर हम लोग बात करें, दैट इज एफ वाई 17 में, तो उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं लॉस इनकर कर रहा था कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22 में। अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल 22 में, जैसे 17 में जो लॉस था दैट वाज अराउंड 85,390 करोड़ रुपीस का लॉस था। हाँ, और जो प्रॉफिट जो है दिस वाज नेगेटिव, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नेगेटिव ब्रैकेट मतलब नेगेटिव हो जाता है। और फाइनेंशियल 22 में वही पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने रिकॉर्ड किया अराउंड 66,539 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। तो ये काफ़ी चेंज है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इतना ज़्यादा पॉजिटिव। तो हम लोग आगे चल के रीजन देखेंगे कि आखिर क्या स्टेप्स लिया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इतने अच्छे इंप्रूवमेंट शो किए लास्ट। अगर हम लोग देखें 5 इयर्स में, तो लास्ट 5 इयर्स में दैट इज 16 से लेकर के फाइनेंशियल 16 से लेकर के 20 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत खराब कंडीशन था। 16, 17, 18, 19 एंड 20, जिसमें कि 2018 में जो है सबसे ज़्यादा लॉस इनकर किया था बैंकों ने, दैट इज अराउंड 85,370 करोड़ का लॉस किया गया था 2018 में। तो बहुत ही डिसमल कंडीशन था। 2016 में इट वाज अराउंड लॉस था 17,993 करोड़ का। 2017 में लॉस था 11,389 करोड़ का। ठीक। 2019 में अगेन 66,636 करोड़ का लॉस था। और 2020 में अराउंड 25,941 करोड़ का लॉस था। तो आखिर इतना अच्छा कैसे हो गया? देखिए, पहले जो 2016 के अराउंड देयर वेर अराउंड 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हाँ, जिसमें कि इसमें से इतना खराब कंडीशन था, इनमें से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर रखा गया। आरबीआई ने रखा। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आरबीआई जिस भी बैंक को इस फ्रेमवर्क के अंडर रखता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर लाता है, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। मतलब उनको उनके ऊपर कुछ पनिशमेंट्स कर दिया जाता है। जैसे कि उनको कहा जाता है कि उनको अपना कैपिटल एक्स्ट्रा लेकर के कहीं से आना पड़ेगा, पैसा इक्विटी फंड कहीं से लाना पड़ेगा। वो अपना ब्रांच जो है, नए नए ब्रांच नहीं खोल सकते, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। उनको अगर कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कराना है, हाँ, अपने ब्रांचेस में, बैंक्स में, तो फिर उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो ये पनिशमेंट होते हैं अगर कोई बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर रख दिया जाए। तो 2016-17 के अराउंड अराउंड 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में रखा गया था। राइट नाउ एक भी नहीं है, सबको हटा दिया गया है। मतलब कि काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब ट्रिगर होता है, कब आखिर रखा जाता है? तो आरबीआई ने 4 पैरामीटर सेट कर रखा है कि अगर ये 4 पैरामीटर्स खराब है तो फिर आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा जाएगा। जैसे कि अगर बैंक का एनपीए लेवल ज़्यादा है, ग्रॉस एनपीए ज़्यादा है या नेट एनपीए ज़्यादा है, तो फिर उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर डाला जा सकता है। अगर कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो नहीं फुलफिल हो रहा है, तो कल के वीडियो में मैंने बताया कैपिटल एडुकेसी रेशियो और कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल, ये सब तो आप देख लीजिएगा एक बार उसे, अगर समझना है कंसेप्ट। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो अगर नहीं मेंटेन है तो फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रख दिया जाएगा। कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल नहीं है, जो जितना परसेंटेज फिक्स किया गया है, तो फिर रख दिया जाएगा। अगर टीयर 1 लेवरेज रेशियो जो है वो हाई है, तो फिर उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा जाएगा। ये लेवरेज रेशियो क्या है? जो कि कोर कैपिटल, हाँ, डिवाइड बाय द टोटल एसेट्स जो है उसका, ये हाई है तो फिर लेवरेज रेशियो अगर बेंचमार्क जो इंडिकेटर है उसको नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज है, तो फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा जाएगा। तो दीज आर द पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स है। अगर ये ट्रिगर कर गया तो फिर उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रख दिया जाएगा, और फिर ये उसके ऊपर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए जाएंगे आरबीआई द्वारा। तो जैसे कहा 11 प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में थे। अब ये उस टाइम में कितने 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। अब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक कितने बचे हैं? सिर्फ 12 बचे हैं। क्यों? क्योंकि उसे कंसोलिडेट कर दिया गया, मतलब मर्जर हो गया। तो ये तो था बैंक्स के बारे में।
और फिर स्टेप्स आखिर क्यों ऐसे इतना अराउंड टर्न अराउंड हम जो बोल लिख रहा है यहाँ पे कैप्शन में, टर्न अराउंड पब्लिक सेक्टर, ये टर्न अराउंड हुआ कैसे है, आखिर क्या फैक्टर्स है? तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्न अराउंड, इनका किस्मत कैसे चमका? तो पहला रीजन है कि रिकैपिटलाइजेशन किया गया। हाँ, ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन, हाँ, रिकैपिटलाइजेशन मतलब कि अगर बैंक को लॉस हो रहा है तो मोदी गवर्नमेंट अपना पैसा इन्फ्यूज कर दिया। हाँ, तो गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया अराउंड, अगर बात करें तो 3 लाख, दैट इज 3,10,997 करोड़ रुपीज अभी तक, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक इन्फ्यूज किया है। हाँ, मतलब इतना पैसा बैंकों में डाला ताकि उनका लॉस कवर हो जाए। तो ये एक रीज़न हो गया, रिकैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स मेजर लाए। हाँ, रिफॉर्म्स मेजर जैसे कि अराउंड 3.38 लाख, हाँ, सेल कंपनीज थे, फ्रॉड कंपनीज थे, उनको बंद किया। ये सारे कंपनीज बंद हुए, तो ये कंपनीज जो है बेसिकली पैसा लेके भाग जाते हैं। फिर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन को ख़त्म किया, ये एक रीज़न है। फिर ऑफ कोर्स जो लॉस ख़त्म हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, मतलब रिकवरी काफ़ी अच्छा हुआ होगा। हाँ, जो गवर्नमेंट, जो भी बैंक्स लोन दे रहे हैं उसको रिकवर मतलब हो रहा है सही से, तो रिकवरी बहुत ही अच्छा हो गया है राइट नाउ। हाँ, उसके बाद फिर बात करें तो हाँ, प्राइवेटाइजेशन भी किया गया, तो एक तरह का डर हो गया बैंकों में कि दे नीड टू परफॉर्म बेटर, प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन जैसे कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया गया। राइट नाउ एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रहा है, और इसे भी अभी और स्टेक्स को बेचने का बात चल रहा है। तो अराउंड 51% जो है आईडीबीआई का स्टेक जो है वो सेल कर दिया गया एलआईसी को। कब किया था? जनवरी 2019 में। तो ये भी एक स्टेप है। उसके बाद जो डिफॉल्टर्स है, हाँ, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, डिफॉल्टर्स को पहचाना गया और एक्शन लिया गया। तो डिफॉल्टर जैसे कि भूषण स्टील है, भूषण स्टील हो गया। उसके बाद जेट एयरवेज, हाँ, जेट एयरवेज है। एसआर स्टील है, एक एसआर पावर हजारिया, ये भी है, इसका बहुत बुरा कंडीशन है राइट नाउ। एसआर स्टील है। फिर नीरव मोदी है, ये लोग को आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ दीज आर, रोटोमैक हो गया। तो ये डिफॉल्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद एक कौन सा स्टेप बोल सकते हैं, हाँ, मर्जर किया गया बैंकों का। हाँ, जैसे हमने कहा कि पहले इतने सारे बैंक्स थे, अब सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। तो पहला मर्जर जो हमारे समय इस टाइम में हुआ था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक का हुआ था मर्जर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया ये। उसके बाद 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके, हाँ, मर्ज कर दिया गया, जिसके कारण कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, हाँ, हाँ, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया गया। हाँ, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो ये मर्जर्स ने भी इसमें मदद किया। और कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस, हाँ, लास्टली हम लोग बोल सकते हैं कस्टमर का कॉन्फिडेंस को गेन किया गया। कैसे गेन किया? इससे कस्टमर्स को बैंकिंग इंडस्ट्री पे विश्वास बढ़ा। जैसे कि डीआईसीजीसी जो की है, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये डीआईसीजीसी जो है, जो पहले 1 लाख था इंश्योरेंस, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया। 1 लाख से 5 लाख, कि अगर आपका कोई बैंक डूबता है तो कस्टमर को 5 लाख रुपीज़ मिलेगा इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज़। उसका अगर 5 लाख डिपॉजिट है तो 5 लाख मिल जाएगा, उससे ज़्यादा है तब भी 5 लाख ही मिलेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बुक्ड कलेक्टिव लॉसेस टू द ट्यून ऑफ 2 लाख करोड़। हाँ, 3 4 5, जैसे मैंने बोला 5 जीरोज होते हैं लाख में, तो 2.07 लाख करोड़ फॉर 5 स्ट्रेट ईयर्स फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द रीजन फॉर द टर्न अराउंड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं, सर्विसेज पीएमआई एट 58.5 इन दिसंबर, ये हाईएस्ट है सिंस अगस्त। तो अभी राइट नाउ कुछ 2-3 दिन पहले ही आया था, मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई आया था, अभी सर्विसेज का आया। तो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग, MAN लिख देते हैं, MANF, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया था ये नवंबर मंथ में। मेरे को जैसा याद है इट वाज 55.7 नवंबर मंथ में, और दिसंबर में ये इंक्रीज हो गया, जो अभी 2-3 दिन पहले आया था, दैट इज 57.8। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग। और सर्विसेज का अगर हम लोग देखें, हाँ, सर्विसेज में का दिसंबर का पीएमआई आया है 58.5। हाँ, और ये नवंबर में कितना था? अराउंड
इट वाज 56.4 या 56.4 था नवंबर में सर्विसेज का पीएमआई। तो ये भी इंक्रीज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज हुआ है, दोनों। ये 57.8 है, ये 58.7 है। तो हमें पता है कि ये पीएमआई जो है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, एस एन पी ग्लोबल रिलीज करता है, हाँ। और इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, इसका मतलब कि एक्सपेंशन कर रहा है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज में मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि सब में ग्रेटर देन 50 आप देख सकते हो। और अगर लेस देन 50 है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज का वैल्यू आया है 58.5, इसका मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक्सपेंशन बेसिकली जो मेन रीजन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन द फाइनेंस और इंश्योरेंस में। फाइनेंस और इंश्योरेंस ने रिकॉर्ड ग्रोथ किया है इन आउटपुट, जिसके कारण कि ये ग्रोथ हुआ है। हालांकि जो रियल एस्टेट है, हाँ, रियल एस्टेट सर्विसेज हो गया और बिजनेस सर्विसेज हो गया, इसमें जो है डिक्लाइन देखा गया। बट ये फाइनेंस और इंश्योरेंस ने, जैसे हमने बोला, बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इज द मेजर रीजन जिसके कारण कि ये पीएमआई में जंप हुआ फ्रॉम 56.4 टू 58.5। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है सर्विस इंडस्ट्री का, और जो कंपनीज है वो सिग्नल कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिस्टिक है कल कि वो आउटपुट अपना आगे और बढ़ाएंगे सर्विसेज का। तो अमंग द सर्विसेज सब सेक्टर द रैंकिंग वेयर प्रॉप्ड अप बाय फाइनेंस इंश्योरेंस, पर ये रियल सेक्टर ऑफ बिजनेस सर्विसेज का थोड़ा सा कम था कंपेयर टू द फाइनेंस एंड द इंश्योरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट सेट टू वाइडन, इन्फ्लेशन टू रिमेन हाई। ये अकॉर्डिंग टू डेलॉइट रिपोर्ट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, पहले तो आप जान लीजिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें करंट अकाउंट हो गया एंड कैपिटल। तो आपको ये दोनों चीज जानना पड़ेगा कि ये क्या है। तो शॉर्ट में अगर बातें बोले, करंट अकाउंट मतलब कि करंट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो ट्रेड से रिलेटेड जो होता है, दैट इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हो गया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हाँ, जैसे कि जो बाहर के कंपनीज हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, ये सारे हो गए कैपिटल अकाउंट का पार्ट, हाँ। तो करंट अकाउंट, अगर हम लोग इसमें कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं, ट्रेड जिसका कि मेजर कंपोनेंट है। तो करंट अकाउंट में ट्रेड गैप अप हो गया, हाँ, ट्रेड आ गया। उसके बाद नेट करंट ट्रांसफर्स हो गए, करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर में जैसे कि रेमिटेंसेज हो गए, हाँ, किसी दूसरे कंट्री से कुछ पैसे आ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट दे रहा है, या यहाँ के सिटीजन्स वहाँ जो है वो ला के दे रहे हैं, तो नेट करंट ट्रांसफर्स का पार्ट हो गया। और प्लस जो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम अब्रॉड। तो ये इनकम कहाँ से आता है? अगर हमारे गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा, हमारे पीपल कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो इनकम आएगा, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, हाँ, या फिर डिविडेंड्स आएंगे, हाँ, तो ये फॉर्म करेगा करंट अकाउंट का पार्ट। तो मेन होता है इसमें ट्रेड गैप। ट्रेड गैप फॉर्म करता है मतलब कि जो कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं माइनस कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो फिर डेफिसिट हो जाएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए बोलते हैं। तो ये वही वाला करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक। तो अगर माना जाता है ऐसा कि अगर कोई कंट्री जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में है, इसका मतलब अगर डेफिसिट दिखा रहा है मतलब कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब उधार ज़्यादा हो रहा है हमारा दूसरे कंट्री से, तो एक तरह से ये अनकॉम्पिटिटिवनेस दिखा रहा है किसी कंट्री का, अनकॉम्पिटिटिवनेस है। और इससे क्या होता है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है। इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे कंट्री में जहाँ के करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो। तो ये नेगेटिव साइड होता है, इसलिए करंट अकाउंट को हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि वो कंट्रोल में रहे। कैपिटल अकाउंट बेसिकली जो डील करता है फॉरेन रिजर्व्स को लेकर के, हाँ, जैसे बाहर से कोई लोन ले लिया, लोन्स एंड एडवांसेज हो गया फ्रॉम अदर अदर कंट्रीज, हाँ, तो लोन्स हो गया, बोरोइंग्स हो गया, बॉन्ड्स इशू करके बोरोइंग कर लिया, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हाई क्यों है? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट जो है ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है हमारा वो स्लो है, वो कम है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि क्यों ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। एक और रीजन है कि जो डेप्रिसिएशन है, हाँ, हमारे रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है कि हमें, मतलब पहले डॉलर 80 रुपीज़ था, अब 83 रुपीज़ हो गया पर डॉलर, $1 का दाम।
तो अब हम किसी चीज़ का पहले हम 80 रुपये देते थे $1 का सामान खरीदने पे, अब हमको 83 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो हमारा इम्पोर्ट जो है वो चीपर हो रहा है, हम बाहर कंट्री से जो खरीद रहे हैं $1 का सामान, अब उसके लिए हमको ये ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो हमारा इम्पोर्ट जो है सॉरी एक्सपेंसिव हो रहा है इम्पोर्ट, तो इसलिए हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर हमारा इम्पोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है डेप्रिसिएशन से। तो ये भी एक रीज़न है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है लास्ट 9 ईयर्स में का से अब तक का सबसे ज़्यादा आया है। दैट इज़ अगर हम सेकेंड क्वार्टर का बात करें, दैट इज़ जुलाई से लेकर के सितंबर का डेटा जो अभी आया है, उसके अकॉर्डिंग जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लास्ट 9 साल में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 4.4% ऑफ जीडीपी। और अगर हम 6 महीने का बात करें, दैट इज अप्रैल से लेकर के सितंबर का, अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर, 2 क्वार्टर का, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अराउंड 3.3% ऑफ जीडीपी है। तो ये ह्यूज अमाउंट है। हाँ, तो इसके लिए हमें अगर इस करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू को सॉल्व करना है, तो वी नीड टू गो फॉर ए चीपर इंपोर्ट, कोई सब्सटीट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि हम चीपली इंपोर्ट कर सके। ठीक है, सो दिस इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अप्लाइज फॉर द यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। तो अन्नपूर्णा फाइनेंस बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो कि इस बार यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया इस क्वार्टर दिसंबर 31 में। ये सिंगल कंपनी है जो कि अप्लाई किया था। यूनिवर्सल बैंक एक्चुअली है क्या, आपको पहले समझ लीजिए कि यूनिवर्सल बैंक बेसिकली एक सिस्टम ऑफ बैंकिंग है जहाँ पे कि बैंक जो है बहुत सारा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यूनिवर्स जैसे मतलब होता है सब कुछ आता है यूनिवर्स में, उसी तरह कोई बैंक बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोवाइड करे, इन्वेस्टमेंट जैसे मर्जर एक्विजिशन में जो मदद करे। हाँ, उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग प्रोवाइड करता है, जो हमारा कमर्शियल बैंक जहाँ हम डेली जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट बैंकिंग हो गया। हाँ, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सारे यूनिवर्सल बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड कर दे, जैसे ट्रेडिंग में मदद कर दे। म्यूचुअल फंड हो गया। उसके बाद फैक्टरिंग में मदद करता है। फैक्टरिंग क्या होता है? जैसे कि फैक्टरिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि जैसे कोई आप मैन्युफैक्चरर है, आपने अपना गुड्स किसी पार्टी को सेल किया, और ये मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का सेल किया, तो ये और सेल करोगे तो ये पार्टी क्या करेगा, बोलेगा मैं आपको 6 महीने के बाद पैसे दूंगा, आफ्टर 6 मंथ्स। और एक बिल आपको प्रोवाइड कर देता है जिसमें लिखा रहता है कि मैं आपको 6 महीने के बाद पैसे दे दूंगा इस 10 लाख के सामान के बदले। तो आप ये बिल को ले जा करके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हो, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है आपको बदले में पैसे दे देगा, ये 10 लाख रुपए, और कुछ कमीशन काट लेगा। तो इसे फैक्टरिंग बोलते हैं। तो ये फैक्टरिंग में भी मदद करता है। उसके बाद हो गया हाउसिंग फाइनेंस देता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये सारे सर्विसेज आते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग में। तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अगर ये सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे वो यूनिवर्सल बैंकिंग कर रहा है। तो आरबीआई ने जो है अप्रैल 2021 में आरबीआई के पास 4 एप्लीकेंट्स आए थे यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए, जिसमें कि आरबीआई ने मई 2022 में देखा कि ये 4 एप्लीकेंट्स जो है इनएलिजिबल है, सूटेबल नहीं है। हाँ, और इसलिए उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिए थे। वो 4 एप्लीकेंट थे: यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक, दैट इज रेपको बैंक, चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड एंड पंकज वैश। ये आए थे एज एन एप्लीकेंट यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए, पर इनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जो है दिसंबर क्वार्टर में इस बार अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट आया है लिमिटेड फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास। तो आरबीआई का कुछ अपना सेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ क्वालिफिकेशंस है, अगर वो फॉलो नहीं उसके अंडर लाई करता, तो फिर उसे आरबीआई को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। अगर इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।